वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अभ्यास एकेडमी स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 का अपना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारा फर्स्ट बुक है आपकी, उसका लास्ट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और वो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अब हम इनके बारे में सीखेंगे। इससे पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिकली क्लास 10 के कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, मैं आपसे वो डिस्कस करना चाहूंगा, ताकि यहाँ पर इन कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए आपको बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए। देखो, आप जानते होंगे सॉल्ट्स क्या होते हैं। सिंपली आप डिफाइन करते हैं एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उससे जो बनते हैं उसे सॉल्ट कहते हैं। जैसे हम बात करें NaCl, ये एक सॉल्ट है, CaSO4 ये एक सॉल्ट है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस एक जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब सॉल्ट का एक टाइप भी होता है जिसे हम कहते हैं डबल सॉल्ट। अब डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं? जब आप दो सॉल्ट्स को एक पर्टिकुलर रेशियो में मिला देते हैं तो उसमें क्या होता है, उन दोनों सॉल्ट्स को मिलाने से एक सॉल्ट बनता है। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं एलम। फिटकरी के बारे में आपने सुना होगा, उसका फॉर्मूला होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस एंड 24H2O। तो 24H2O तो एक क्रिस्टलाइजेशन वाटर है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि हमारे पास एक ये सॉल्ट है और एक ये सॉल्ट है। जब हम इन दोनों को एक जगह मिला देते हैं तो ये हमारा बन जाता है एक डबल सॉल्ट, जिसमें दो सॉल्ट हैं। और ऐसे ही आप ले सकते हैं मोहन सॉल्ट, जो आप लैब में यूज करते हैं, वो भी एक डबल सॉल्ट ही है। अब इसमें मुझे जो आपको मेन चीज बतानी है, एक काम करता हूं, आप एक चीज कीजिए कि आप NaCl को अगर पानी में डालते हैं तो क्या होगा, सोचिए। ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, Na आयन और Cl आयन आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करें इस डबल सॉल्ट की K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस, तो अगर आप इसको पानी में डालते हैं तो क्या होगा, आपको पोटेशियम आयन मिलेंगे, आपको सल्फेट, आपको एल्यूमिनियम आयन भी मिलेंगे और आपको सल्फेट आयन भी मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंपल वाले सॉल्ट जो है ये भी आयन में टूट गए, ये डबल सॉल्ट जो है ये भी अपने आयन में टूट गए। लेकिन अगर मैं एक सॉल्ट ले लूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं K4FeCN6, ये मैंने एक सॉल्ट लिया और मैं इसे पानी में डाल देता हूं, तो पानी में डालने पर ये पोटेशियम आयन बनेगा और FeCN6 ये 4- इसके 4 आयन बनेंगे। तो ये इस तरह से आयन्स में टूटेगा। इसमें कुछ डिफरेंस लग रहा है आपको? देखो, एक्चुअली यहां पे क्या है, अगर सपोज करो FeCN3, मान लीजिए मैं ये एक सॉल्ट लेता और इस सॉल्ट को जब मैं पानी में डालता तो Fe3 प्लस आयन और साइनाइड -1 आयन, ये दोनों आयन अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे Fe और Cn जो है ये दोनों टूट करके अलग नहीं हुए हैं। दिस मेक्स देम डिफरेंट। यही वजह है कि ये बाकी सॉल्ट से, चाहे सिंपल सॉल्ट हो, डबल सॉल्ट हो, उन सॉल्ट से ये सॉल्ट अलग होते हैं। और इसे हम यहाँ पर एक्चुअली, यहाँ पर इसको हम कहेंगे, ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और ये अलग क्यों है, अगर इसको आपको डिफाइन करना पड़े तो आप डिफाइन क्या करेंगे, दोज सॉल्ट्स, वे सॉल्ट्स which do not lose their identity in aqueous solution। इसका मतलब है कि ऐसे सॉल्ट जो पानी में डालने पर अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते हैं। और इसको अगर और सिंपल वे में समझना है तो ये लाइन दोबारा से एक बार नोटिस कीजिए। देखो, NaCl पानी में डाला आपने, ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। NaCl पहले एक कंपाउंड था, फिर ये अलग हो गया, अपने आयन में टूट गया। मतलब ये अब NaCl नहीं है, ये अब Na आयन और Cl आयन है।
ऐसे ही डबल सॉल्ट में है, ये दो सॉल्ट एक जगह मिले हुए थे और यहाँ पर ये भी अपने आयन में टूट गया। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है इसमें ये वाला आयन तो टूट गया, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है इसने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की। इसका मतलब जो पानी में डालने पर भी अपने आयन्स में ब्रेक डाउन ना हो, उन कंपाउंड्स को, उन सॉल्ट्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह लीजिए, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कह लीजिए, और या फिर इन्हें हम एक नाम और देते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और ऐसा इस वजह से है, अब मान लीजिए आपने ये बात समझा तो दी कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन से होते हैं, जो पानी में डालने पर अपने आयंस में ना टूटे। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि these are made of कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, क्योंकि ये जो कंपाउंड, ये जो आयंस हैं ये बने हुए रहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से, और या फिर आप इन्हें कह सकते हैं डेटिव बॉन्ड। अब ये बॉन्ड होता कौन सा है, आपने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में सुना है, आपने आयनिक बॉन्ड के बारे में सुना है, डेटिव या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में भी शायद आपने सुना हो, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। ये बॉन्ड कब बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बाय ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे करके कोई बॉन्ड बनता है तो उसे हम डेटिव बॉन्ड कहते हैं। एग्जांपल की बात अगर मैं करूं, मान लीजिए NH3 है, इसमें नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर होता है। अब ये हमारे पास एक H आयन हो तो ये लोन पेयर इसको दे देगा, और लोन पेयर इसको देने के बाद में ये चेंज हो जाएगा NH4 प्लस में। अब इसको मैं थोड़ा सा ओपन करता हूं इसके स्ट्रक्चर को, ये हमारे पास इस तरह से था, इसके 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो तो शेयर हो जाते हैं हाइड्रोजन से। ये वैसे 11th क्लास में आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर वगैरह सीख चुके होंगे, तो आई होप कि ये सारी चीज आपको पता होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा आइडिया देने के लिए कि यहाँ पे मैं रिवाइज करवा दूं आपको चीजें। यहाँ पर ये जब इसको लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर इसको दे दिया जाएगा तो नाइट्रोजन के साथ में हमें पता है कि जो सीधी लाइन से बॉन्ड दिखाए जाते हैं ये वाले, इन्हें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। और जब इसने लोन पेयर दिया है, इसे अपने साथ जुड़ा है, तो इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन या डेटिव बॉन्ड, जिसमें लोन पेयर का ट्रांसफर होता है। तो एक एलिमेंट जिसके पास लोन पेयर होता है कंपाउंड में, वो लोन पेयर दूसरी चीज को दे देता है और अपने साथ जोड़ लेता है, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जिनमें लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो ये है हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। थोड़ा सा एक बार समराइज कर देता हूं, ऐसे सॉल्ट जो पानी में डालने पर अपने आयंस में कंप्लीटली आयोनाइज ना हो। कंप्लीटली आयोनाइज का मतलब जैसे ये तो आयन टूट गया लेकिन ये वाला आयन नहीं टूटा है, इसको ध्यान में रखेंगे, इसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन किस तरह से बनते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन तब बनते हैं जब उनमें डेटिव या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। और ये कैसे बनता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। जब लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तब ये बॉन्ड बनता है, और ये बॉन्ड इसीलिए पानी में नहीं टूटता है। क्यों नहीं टूटता है उसके लिए एक थ्योरी है, उस पर हम बात करेंगे। थोड़ा सा ये चीजें आप नोट कर लें। अब ये चीज हमने अपनी लैंग्वेज में तो समझ ली है, अब हम थोड़ा साइंटिफिकली इसको जो एनसीईआरटी में चीजें एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं थोड़ा सा उसकी तरफ पढ़ते हैं। और अगर हम अब बात करें, सबसे पहले जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में बताया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बताया था, एल्फ्रेड वार्नर ने बताया था, और उनकी एक अपनी थ्योरी थी जिसे वार्नर थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम कह सकते हैं। और इन्होंने इसमें 2 चीजें बताई जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसी पर बेस्ड इन्होंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में बताया। देखो, आप जानते होंगे एक वर्ड होता है वैलेंसी, संयोजकता।
वैलेंसी मतलब दूसरे एलिमेंट से जुड़ने की कैपेसिटी। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको यहां पे कह रहा हूं कि Na और Cl आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी है 1, इसकी वैलेंसी कितनी है 1। अगर मैं यहां पर कहूं Mg2+ और Cl 1- आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी कहोगे 2, इसकी वैलेंसी कितनी कहोगे 1। Al3+ और Cl1- ये आपस में जुड़े हुए हैं, इसकी वैलेंसी 3, इसकी 1। मान लो MgO आपस में जुड़े हुए हैं, Mg2+ और ये 2-, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2। तो ये एक वर्ड है वैलेंसी। तो इन्होंने, ये बात हमें पहले से ही पता है कि फिर इन्होंने किस तरह से इसको डिफरेंट किया। इन्होंने कहा कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं ना, उनकी 2 तरह की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। अब जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, ये है वो प्राइमरी वैलेंसी जिसके बारे में आप अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिखे, तो 12th क्लास में आपको इतने फॉर्मूले लिखने तो आते नहीं होंगे, इतने आपको आयंस के बारे में पता ही होगा। तो जो भी आयंस के बारे में आप लिखते हैं वो सब उनकी प्राइमरी वैलेंसी है, जो आपको अब तक इंफॉर्मेशन है। तो प्राइमरी वैलेंसी जो है क्या होती है, इट is fulfilled by anions, ये anions से पूरी होती है। जैसे मैं यहां पर कह रहा हूं कि Na की प्राइमरी वैलेंसी 1 है, तो इस प्राइमरी वैलेंसी को पूरा कौन कर रहा है, Cl का -1, मतलब ये एनायन पूरा कर रहा है। मैंने यहाँ पे कहा कि मैग्नीशियम की प्राइमरी वैलेंसी 2 है, इसको कौन पूरा कर रहा है, Cl आयन, एनायंस पूरे कर रहे हैं और इसके 2 आयन लगेंगे, 2 एनायन लगेंगे इसकी प्राइमरी वैलेंसी को पूरा करने के लिए। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर एक चीज और कर देता हूं, इट इज फुलफिल्ड बाय एनायंस, और ये ऐसे कह देता हूं बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन दे करके, मेरे पास इलेक्ट्रॉन अगर है तो मैं इलेक्ट्रॉन दे करके, क्योंकि मैं एनायन हूं और एनायंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है किसी से। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि ये प्राइमरी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ले करके पूरी की जा सकती है और वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा एक एनायन। ठीक है, अब हम बात करें सेकेंडरी वैलेंसी की, तो इसे पहले मैं लिख देता हूं, इट इज फुलफिल्ड बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड्स। और लिगेंड्स जो है, अभी इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे लिगेंड्स क्या होते हैं। फिलहाल इसके लिए मैं एक वर्ड लिख देता हूं कि ये ऐसी चीजें हैं, या तो ये एनायन भी हो सकते हैं और या ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये एनायन भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। बस मेन बात क्या है कि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो चाहो तो आप यहाँ पे डेफिनेशन अपनी बना लीजिए कि ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो एनायन या न्यूट्रल हो और जिनके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो डोनेशन के लिए, उन्हें हम लिगेंड कहेंगे। तो ये लिगेंड्स होते हैं। जैसे अभी हमने बात की कि अगर मैं यहाँ पर FeCl2 लिख देता हूं, तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि Fe की प्राइमरी वैलेंसी 2 है और Cl की प्राइमरी वैलेंसी 1 है, और ये इसको इलेक्ट्रॉन दे करके पूरी कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी पूरी हो गई। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था FeCN6, यहां पर इसके ऊपर 4- चार्ज था। तो यहां पर साइनाइड जो है सॉरी साइनाइड जो है इसकी आयरन की सेकेंडरी वैलेंसी पूरी कर रहा है और साइनाइड इसको आयरन को यहां पर लोन पेयर देता है। तो इन दोनों में यहां पर डिफरेंशिएट कीजिए कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है, वो वैलेंसी जो किसी एनायन से एक इलेक्ट्रॉन दे करके पूरी हो। एक एनायन एक इलेक्ट्रॉन दे, एक एनायन 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है। जैसे मान लो यहां पे अगर मैं बात कहूं कि ये 2- है, तो ये एक ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देने लगे और इसके सोडियम के 2 एटम चाहिए होंगे।
ये तो है प्राइमरी वैलेंसी, जिसे हम यहां पे कहेंगे इट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड बनता है। ये आप स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे 11th क्लास से भी 10th क्लास में भी, कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो वहां पर कैसा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। और यहां पर जो बॉन्ड बनेगा इट फॉर्म कोऑर्डिनेशन या डेटिव बॉन्ड आप कह लीजिए, यहां पर ये बनता है। तो प्राइमरी वैलेंसी फुलफिल होती है एनायन से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, और इससे बनता है आयनिक बॉन्ड। सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने से होती है पूरी। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पूरी होगी, लिगेंड्स पूरी करेंगे और इससे बनेगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब जो हमने अपनी लैंग्वेज में समझा था कि ये पानी में डालने पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, तो उसकी वजह थोड़ी सी अब समझ में आएगी आपको। ये जो वैलेंसी होती है इट इज, मतलब प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयनाइजेबल होती है। आयनाइजेबल का मतलब वो चीजें अपने आयंस में टूट जाती हैं। और ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है इट इज नॉन आयोनाइजेबल, ये नॉन आयोनाइजेबल होती है। मतलब ये वाली वैलेंसी आयंस में आपकी नहीं टूटती है। तो इसको अब मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं। अगर हम ये मान लें, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था उसके जैसा ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे FeH2O6 और Cl2 मान लीजिए ये है हमारे पास। मैं अगर इसको पानी में डालता हूं तो पानी में डालने पर FeH2O6 और इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा और प्लस में 2Cl माइनस, ये रहेंगे हमारे पास। तो यहां पर ये दो आयन बन जाएंगे, एक ये वाला आयन और एक ये वाला आयन। आप कहोगे कि सर ये तो टूट गई है वैलेंसी अपने आयंस में, लेकिन देखो ये वाली वैलेंसी टूटी है, ये वाली वैलेंसी टूटी है, तो जाहिर सी बात है कि ये कौन सी वैलेंसी होगी, ये है प्राइमरी वैलेंसी। और ये प्राइमरी वैलेंसी है तो ये है इसकी आयनाइजेबल वैलेंसी। और ये कैसे पूरी हो रही होगी, बाय आयनिक बॉन्ड। ये दरअसल आयनिक बॉन्ड था इसलिए टूट गया। अब अगर हम बात करें इसकी और इसकी वैलेंसी की, तो ये जो पूरी कर रहा है H2O, ये पूरी कर रहा है आयरन की सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो आपकी डेटिव बॉन्ड से है, और ये वाली आपकी नॉन आयनाइजेबल है, और नॉन आयनाइजेबल है इसलिए ये दोनों टूट करके अलग नहीं हुए हैं। क्लियर? एक बार दोबारा से समझ लीजिए वार्नर की थ्योरी, कि वार्नर ने ये कहा कि जो एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, एक्चुअली डी ब्लॉक के एलिमेंट, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी दो तरह की वैलेंसी होती है, और वो दो तरह की वैलेंसी क्या, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है, एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी वो है जिसके बारे में हम अभी तक प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे थे, उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी, जो एनायन पूरी करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से पूरी होती है, जो आयनिक बॉन्ड होता है, जो हमने अभी बात की थी कि NaCl है, इसे हमने पानी में डाल दिया तो ये अपने आयंस में टूट गया। तो ये क्यों टूट गया, क्योंकि ये वैलेंसी आयनाइजेबल है, और ये आयनिक बॉन्ड की वजह से है, आयनिक बॉन्ड है, और ये वैलेंसी आयनाइजेबल है, तो मतलब ये आयंस में टूट सकती है। एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पूरी होती है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई लिगेंड देता है। लिगेंड कोई या तो एनायन हो सकता है या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और उसकी वजह से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, और ये नॉन आयनाइजेबल होती है, इसलिए ये चीजें अपने आयंस में नहीं टूटती हैं।
तो यहां पर इन्होंने ये चीज प्रैक्टिकली भी प्रूव करके दी, और प्रैक्टिकली प्रूव कैसे करके दी उसके लिए एनसीईआरटी में एक छोटी सी टेबल मिल जाएगी आपको। मैं कुछ यहाँ पे कोशिश करता हूँ उसका एग्जांपल को एक्सप्लेन करने की, जो उस टेबल में आपको मिलने वाले हैं उन्होंने किस तरह से ये कॉन्सेप्ट, किस तरह से उनको आए, किस तरह से उन्होंने लॉजिक लगाया, किस तरह से उनके दिमाग में ये बात आई कि ये इस तरह से सिस्टम है। तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं जो वार्नर ने एक्सप्लेन किए, तब तक आप इनको नोट कीजिए। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जो उन्होंने, जिनके प्रैक्टिकल करने पर उसके डिफरेंट डिफरेंट कलर है कंपाउंड के, उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किए, कोबाल्ट का क्लोरीन और अमोनिया के साथ में कंपाउंड लिया उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर ये कंपाउंड लेने के बाद में ये ऑब्जर्वेशन किया कि इसके डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट जब इसमें मिलाया तो सिल्वर नाइट्रेट मिलाने के बाद उन्होंने पाया कि किसी में 2 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट होते हैं, किसी में 3 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट होते हैं, किसी में 1 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट होते हैं। किस तरह से देखो, अगर मैं इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्म में लिखता हूं तो COCl3 और बल्कि ऐसे लिखते हैं CONH3 6 और Cl3। दूसरा कंपाउंड लिखते हैं CONH3 5 और Cl2। तो इसमें अगर AgNO3 डाला जाए, सिल्वर नाइट्रेट डाला जाए, तो उन्होंने पाया कि इस वाले कंपाउंड के साथ में अगर आप डालते हैं तो इसमें 3 AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो 3 AgCl प्रेसिपिटेट होने का मतलब ये है कि इसमें जो ये 3 क्लोरीन एटम है वे तीनों के तीनों क्लोरीन एटम, बल्कि इसमें एक काम करते हैं, यहां पर एक Cl को अंदर कर देते हैं, 2 Cl को बाहर कर देते हैं। तो यहां पर ये तीनों के तीनों Cl बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ मतलब ये वाली वैलेंसी आयनाइजेबल है। आयनाइजेबल मतलब ये आयंस के रूप में टूट सकता है। और जब Ag आयन, Ag प्लस और Cl माइनस आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? AgCl बनेंगे। तो एक Cl होगा तो एक AgCl बनेगा, 2 होंगे 2 बनेंगे, 3 Cl होंगे तो 3 AgCl बनेंगे। तो इसका मतलब इस कंपाउंड का फॉर्मूला ये है। अगर आप यहाँ पर 3 AgCl प्रेसिपिटेट होकर ले रहे हैं तो इसका मतलब कंपाउंड का फॉर्मूला ये होगा। अगर आपका AgNO3 डालने पर यहाँ पर 2 AgCl प्रेसिपिटेट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? टोटल 3 AgCl में से 2 Cl तो बाहर है जो आयनाइजेबल वैलेंसी बना रहे हैं, और एक Cl जो है वो इसके साथ में प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा। यहां आपको कितने AgCl मिले? 2। तो इसका मतलब 2 Cl तो प्राइमरी वैलेंसी पूरी कर रहे हैं, 2 Cl ये पूरी कर रहे हैं प्राइमरी वैलेंसी, और प्राइमरी वैलेंसी पूरी कर रहे हैं तभी तो ये आयनाइज हो गए, अलग हो गए, प्रेसिपिटेट हो गए। और जो एक Cl है वो आपका पूरी कर रहा है सेकेंडरी वैलेंसी, इसलिए 3 Cl में से वो Cl यहां पर आयनाइज नहीं हुआ। इस तरह से उन्हें यहां पर आइडिया आया कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी होती है एलिमेंट्स की, और वो एलिमेंट है यहां पर कोबाल्ट। और कोबाल्ट की यहां पर ये क्लोरीन के 3 एटम जो है वो तीनों प्राइमरी वैलेंसी पूरी कर रहे हैं। इस कंपाउंड में कोबाल्ट की 2 क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी पूरी कर रहे हैं और एक सेकेंडरी वैलेंसी पूरी कर रहा है। हमने अभी पढ़ लिया कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनाइजेबल होती है, तो ये आयनाइजेबल है और आयन की फॉर्म में AgCl के रूप में अलग हो जाएगी, जबकि एक Cl ये सेकेंडरी वैलेंसी पूरी कर रहा है, ये नॉन आयनाइजेबल है, इसलिए ये इसके साथ ही जुड़ा रहा और ये एज ए AgCl प्रेसिपिटेट नहीं हुआ। तो यहाँ पर उन्हें इस चीज का आइडिया आया। तो ये Cl, अब देखिए इसमें हो क्या रहा होगा, ये वाला Cl जो है इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा क्लोरीन को। जैसे मान लो COCl2 कोबाल्ट क्लोराइड, मान लो मैं एक कंपाउंड लिख दूं COCl3,
मान लो मैं ये कंपाउंड लिख दूं तो यहाँ पर ये आयनिक मोड बना रहा है, जबकि इस वाले Cl के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो दरअसल ये इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि कोऑर्डिनेशन मोड बना रहा है, और कोऑर्डिनेशन मोड जो है वो आपका आयनाइजेबल नहीं होता है, पानी में वो टूटता नहीं है ये कोऑर्डिनेशन मोड। तो इस तरह से उनको प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज के आइडिया लगे, और इस तरह से उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं उनके बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन दी। ठीक है, तो ये एक छोटी सी थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। अब हमने अपनी सिंपल लैंग्वेज में भी समझ लिया, और जो एनसीईआरटी में थ्योरी दी हुई है पहली वो भी हमने समझ ली है। इसके बाद अब हम इनको थोड़ा ब्रीफ में पढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में जाते हैं इनकी, और इनके बारे में अभी तो ये भी थोड़ा ऐसे लिखते हुए भी आपको अजीब दिख रहे होंगे, लेकिन अब नहीं लगेंगे, इनके लिए हम सारी चीजें क्लियर आपको कर देते हैं, आप इसको नोट कर लें। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं K4FeCN6। इसमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वाला जो पार्ट होता है, देखो एक तो हमने जो लार्ज ब्रैकेट है उसके अंदर लिखा, तो ये वाला जो है इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, या इसे आप कह लीजिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, तो ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये वाला जो है आपका आयोनाइजेबल पार्ट है, आयोनाइजेबल। इसको इसकी हमें जरूरत नहीं है इतनी, ये इतना मेन नहीं है हमारे लिए, हमें इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी की बात करनी है। तो अगर मैं इसको आयंस में तोड़ देता हूं तो ये 4 पोटेशियम आयन बनेंगे, और मेन चीज जो है अब हम उसके बारे में देखते हैं, FeCN6, और इस तरह से इसको इसके काउंटर आयन, मतलब काउंटर चार पॉजिटिव के लिए 4 माइनस चार्ज यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसमें अब हम देखते हैं ये जो ब्रैकेट में होता है जो सेकेंडरी वैलेंसी को पूरा करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे करके, इसे हम कहते हैं लिगेंड। ठीक, एक वर्ड तो ये हो गया। दूसरा, ये जो एटम होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, इन्हें हम कहेंगे सेंट्रल मेटल आयन कह लीजिए या एटम कह लीजिए, सेंट्रल मेटल आयन या CMA, सेंट्रल मेटल एटम, कुछ ही कह लीजिए आप इसको। और यहाँ पर जो ये नंबर्स लिखे रहते हैं, जो लिगेंड्स के बराबर में नंबर लिखे रहते हैं, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, और ये इस पूरे आयन पर चार्ज होता है, और अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं 2+, ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर जो आप प्रीवियस क्लासेस में भी सीख चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं, देखो मैं एक बार इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जैसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो होगा जो ब्रैकेट के अंदर का हिस्सा होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें जो मेटल एटम लिखा रहता है, जैसे मोस्टली आपको क्या मिलेंगे, आयरन मिलेगा, निकल मिलेगा, कोबाल्ट मिलेगा, क्रोमियम मिलेगा, ये चीजें ज्यादा मिलेंगी, प्लेटिनम मिलेगा। तो ये सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन कहलाते हैं। ठीक है,